हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूँ आपकी शिक्षिका श्रीमती ज्योत्सना मालवी, शासकीय हाई स्कूल हुड़ा, जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश से। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के वर्ष 2021-22 की बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले 2 अंक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए चलिए देखते हैं कि इस वर्ष की परीक्षा में किस प्रकार के 2 अंक के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि मजदूरी पर गए हुए हैं या कोरोना की वजह से स्कूल भी नहीं आ पा रहे हैं और उन्हें पढ़ने के लिए समय बहुत कम बचा है। तो बच्चे, आप लोग इस वीडियो को बार बार देख करके प्रश्नों के जो उत्तर मैं समझा रही हूँ उन्हें सुन करके लिखने का प्रयास करें। इससे फ़ायदा यह होगा कि आपका लिखने का अभ्यास भी होगा और आपको प्रश्नों के उत्तर समझ में भी आएंगे। चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या हो सकता है। बच्चों, 2 अंक के प्रश्नों में पहला महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, संसाधन किसे कहते हैं। तो यह बहुत ही सरल प्रश्न है। यह हमारे भूगोल विषय का प्रश्न है। संसाधन वे वस्तुएं जिनका मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग किया है, वे सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। ठीक है बच्चों, कौन सी वस्तुएं जिनका उपयोग मानव ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया हो, वे वस्तुएं संसाधन कहलाती है। जैसे कोई भी वस्तु ले लीजिए, टेबल, कुर्सी, पेन, कपड़ा, कापी, किताब, मोबाइल, पानी, हवा, सूर्य का प्रकाश, ये सभी संसाधन है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है, भारत में पाए जाने वाले कोई 2 प्रकार की मिट्टियों के नाम लिखिए। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन भारत में पाई जाने वाली कोई 2 प्रकार की मिट्टियों के नाम लिखिए। वैसे तो भारत में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, लेकिन हमसे यहाँ पर 2 ही प्रकार की पूछी है, तो आप कोई भी 2 प्रकार बता सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, है ना, पर्वतीय मिट्टी। आप कोई भी मिट्टी का प्रकार बता सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि हमारा अगला तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है हमारा, आरक्षित वन किसे कहते हैं। तो बच्चों, आरक्षित वन, यहाँ वन की बात हो रही है और बात हो रही है आरक्षण की। तो वे वन जिसको सरकार का संरक्षण प्राप्त है, यानी जो सरकार के नियंत्रण में है, जिसकी देखरेख सरकार करती है, ऐसे वनों में हम बिना अनुमति के न शिकार कर सकते हैं, न खेती कर सकते हैं, न पशुओं को चरा सकते हैं और ना ही वहाँ पर घर बना करके रह सकते हैं। उन जंगलों को या उन वनों को आरक्षित वन कहते हैं। ठीक है बच्चों, और ना ही उसमें हम लकड़ी या किसी पेड़ पौधे की लकड़ी को काट सकते हैं, तो उसे हम आरक्षित वन कहते हैं। क्या क्या नहीं कर सकते हैं हम वहाँ पर? बिना अनुमति के न खेती कर सकते हैं, न पशुओं को चरा सकते हैं, न पेड़ पौधों को काट सकते हैं, मतलब लकड़ी को काट सकते हैं, और ना ही वहाँ पर घर बना करके रह सकते हैं और ना ही शिकार कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वो वन सरकार के नियंत्रण में होता है, आरक्षण में होता है, इसलिए वो आरक्षित वन है। चलिए देखते हैं अब हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। जूट, आपने सुना होगा जूट की रस्सी होती है ना, तो जूट को पकने के लिए तेज रोशनी की आवश्यकता होती है, और जब तेज रोशनी पड़ती है तो जूट का सुनहरा रंग होने की वजह से वो चमकता है, शाइन करता है, इसलिए उसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है बच्चों, क्या कहा मैंने? क्योंकि उसे पकने के लिए तेज रोशनी की ज़रूरत होती है, तैयार होने के लिए, मतलब उपयोग के लायक तैयार होने के लिए उसको तेज रोशनी की आवश्यकता होती है। कड़क धूप में वो तैयार होता है, पक करके तैयार होता है, और फिर वो रस्सी के बनने के काम में आता है। और जब तेज रोशनी पड़ती है तो वो सुनहरे रंग के कारण शाइन करता है, चमकता है, इसलिए उसे सुनहरा रेशा कहते हैं। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रबी और खरीफ में अंतर लिखिए। तो बच्चों, ये बहुत ही सरल प्रश्न है। हम कक्षा 6 से इस प्रश्न को पढ़ते आ रहे हैं, है ना। रबी यानी
जो ठंड में बोया जाता है। रबी कितने शब्दों का कितने वर्णों का शब्द है? 2 वर्णों का, रबी, है ना। और यह कौन सी मौसम में, कौन सी ऋतु में बोई जाती है? ठंड ऋतु में, शीत ऋतु में, ठीक है। और खरीब, खरीब यानी जो बारिश की ऋतु में बोई जाती है। तो खरीफ कितने वर्णों का शब्द है? 3 वर्णों का। और बारिश 3 वर्णों का। तो आप ये 2-2 वर्णों का सीक्वेंस और 3-3 वर्णों के सीक्वेंस से आप इसको कंफर्म याद रख सकते हैं। रबी यानी जो ठंड में बोई जाती है और खरीफ यानी बरसात में बोई जाती है। अब हमें पता होगा कि ठंड में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है। ठंड में गेहूँ और चना मुख्य रूप से बोया जाता है। और बारिश में हम भुट्टा खाते हैं, है ना। तो बारिश में मक्का, कपास, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, ये सारी फसलें कब बोई जाती है? बारिश के समय में बोई जाती है। अब हम देखें कि ठंड के दिनों में लोग खेतों में पानी घुमाने, गेहूं में पानी घुमाते हैं, है ना। पानी से सिंचाई करते हैं खेतों में। तो हम लिख सकते हैं कि रबी की फसलें जो होती है वो सिंचाई के द्वारा पकती है और खरीफ की फसलें बारिश के पानी से पकती है, ठीक है बच्चों। और अगर इसी प्रश्न को उन्होंने 4 अंक में पूछ लिया, मान लीजिए, और आपको 4 अंतर लिखने को आ गए, तो आप चौथा अंतर ये लिख सकते हैं कि रबी की फसल यानी ठंड की ऋतु कब शुरू होती है। अभी हमने देखा कब शुरू हुई है हमारी ठंड, अक्टूबर नवंबर में ठंडी शुरू हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं कि अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल बोई जाती है। और ठंड कब तक रहती है ना, दिसंबर जनवरी तक रहती है, जनवरी फरवरी तक। तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और जनवरी फरवरी में काट ली जाती है। मतलब 3-4 महीने में फसल पक करके तैयार हो जाती है। ठीक वैसे ही खरीफ की फसल जो बारिश में बोई जाती है, वह अब हम देखें कि बारिश कब शुरू होती है? जून जुलाई, मतलब हमारे स्कूल खुलने का समय होता है ना, तब बारिश शुरू हो जाती है। तो जून जुलाई में यह खरीफ की फसल बोई जाती है। और जून जुलाई, अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर, तो अगस्त सितंबर तो अक्टूबर नवंबर में इस फसल को काट लिया जाता है, या सितंबर अक्टूबर में इस फसल को काट लिया जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से 3 महीने में बारिश की फसल तैयार हो गई। तो जून जुलाई से सितंबर अक्टूबर तक खरीफ की फसल, और रबी की फसल कब हो रही है? अक्टूबर नवंबर से जनवरी फरवरी तक, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपके 4 अंतर हो गए। अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। जाबर कौन थे? इतिहास का प्रश्न है। तो बच्चों जाबर, अब मैं अपन सीधे सीधे इस प्रश्न को समझे तो जाबर यानी जो मजदूरों का ठेकेदार होता था उसे जौबर कहते थे। एक लाइन का उत्तर है आपका, मजदूरों का ठेकेदार। अभी हम देखते हैं कई बार गाँव में बाहर से कोई ठेकेदार आता है, ट्रक या कोई बस लेकर के, और किसी गांव के बहुत सारे मजदूरों को एक साथ काम के लिए लेके जाता है ना। तो वो जो ठेकेदार आया है ना काम के लिए, मजदूरों को लेने के लिए, उसे हम जौबर कह रहे हैं, ठीक है, इतिहास की भाषा में। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं। जौबर किस प्रकार मजदूरों को अपने नियंत्रण में रखते थे? तो जौबर जो मजदूरों का ठेकेदार है ना, वो मजदूरों को काम दिलाने के बदले में मजदूरों से उपहार, तोहफे और नगद पैसे गिफ्ट में लिया करते थे। अब मजदूरों को काम की ज़रूरत होती थी और वो उनको काम का लालच देता था, और काम के लालच दे करके उनसे उपहार और तोहफे लेता था। इस प्रकार से वो मजदूरों को अपने नियंत्रण में रखता था, ठीक है। तो आप, है ना, मैं फिर से कह रही हूँ आपको कि आप इन प्रश्नों के उत्तर को समझते हुए बार बार सुन करके समझें और उसे अपनी कॉपी में खुद से लिखने का प्रयास करें, ठीक है। तो जौबर किस प्रकार मजदूरों पर नियंत्रण रखते थे, है ना। जौबर जो मजदूरों के ठेकेदार हैं, वे मजदूरों को काम दिलाने के बदले में उनसे उपहार, गिफ्ट, तोहफे और नगद राशि गिफ्ट में ले लिया करते थे। और मजदूर लोगों को काम की ज़रूरत होती थी, इस प्रकार से वो जौबर के नियंत्रण में रहते थे, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है? बच्चों ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। औद्योगिक क्रांति, उद्योग मतलब कारखाने, कल कारखाने, बहुत सारे कारखानों की एक साथ स्थापना होना, जिससे कि लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होना, ठीक है।
औद्योगिक क्रांति होना मतलब बहुत सारे कारखानों की स्थापना होना, और कारखानों की स्थापना हुई मतलब बहुत सारे वस्तुओं का निर्माण होगा, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, उसी को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। क्रांति शब्द इसलिए जोड़ा है क्योंकि जब औपनिवेशिक काल था और वैश्वीकरण का युग आया तो बहुत सारे देशों ने एक दूसरे देशों से साठ-गांठ करके अपनी अपनी कंपनियां स्थापित की थी, और बहुत सारे देशों का आपस में वैश्वीकरण के रूप में एक दूसरे से संपर्क बढ़ा था, है ना। भूमंडलीकरण जो हुआ था मतलब बहुत सारे देश एक दूसरे के संपर्क में आए थे, ठीक है। और उस संपर्क में आने का मुख्य कारण था व्यापार व्यवसाय और उद्योगों की स्थापना। जब व्यापार व्यवसाय बढ़ा तो लोगों ने एक दूसरे के देशों में आपसी सहमति से उद्योगों की स्थापना करी, और जब बहुत सारे उद्योगों की एक साथ स्थापना होने लगी तो उसे हम औद्योगिक क्रांति का नाम देते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। गुटेनबर्ग कौन था? हाँ तो बच्चों, गुटेनबर्ग कौन था? तो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि गुटेनबर्ग एक व्यक्ति का नाम है। क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। यह एक व्यापारी का बेटा था। किसका बेटा था? एक व्यापारी का, जिसके कि बहुत बड़ा उसके नाम से एक प्रेस चलती थी। प्रेस मतलब समाचार पत्र पत्रिकाएं जो छपती है ना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, मतलब जो प्रेस समाचार पत्र छपते हैं ना, उस एक प्रेस की एजेंसी थी उसके नाम से। तो गुटेनबर्ग एक व्यापारी का बेटा था जो कि एक बहुत बड़ी रियासत में पला बड़ा, और उसने बचपन में ही बहुत सारी तेल और जैतून पेरने, मतलब जैतून का तेल जो निकालते ना, उसकी मशीनों को चलते हुए देखा था। और बड़ा होने पर उसने पत्थर पर पॉलिश करने का काम बहुत अच्छे से सीख लिया। तो और इसी के साथ साथ उसने सोने और शीशा मतलब कांच, सोने और कांच की बहुत सारी चीज़ों को अपनी इच्छा अनुसार उसको डिज़ाइन करने में निपुणता हासिल कर ली थी, है ना। तो एक गुटेनबर्ग कौन था? एक व्यापारी का बेटा था, ठीक है, जिसने बचपन में ही बहुत सारी कलाकारियाँ सीख ली थी, जैसे कि पत्थर पर पॉलिश करना, सोने और कांच की बहुत सुंदर सुंदर चीज़ों को बनाना, ये सारे काम उसने सीख लिए थे, ठीक है। 2 नंबर के प्रश्न में हम इसमें इतना ही लिखें। अगला प्रश्न है हमारा, पंचांग से क्या आशय है? पंचांग, ये शब्द आपने बहुत सारी बार सुना होगा। रोज का पंचांग हमारे समाचार पत्र में भी ऊपर कोने में लिखा रहता है, और हमारे घरों में जो कैलेंडर होता है उसमें भी पंचांग रहता है। और कई बार हम किसी पूजन पाठ के समय पंचांग देखते हैं, है ना। चौघड़िया देखते हैं, रात दिन का, ग्रह नक्षत्र, ये सीधा सीधा है ना सूर्य चंद्रमा की जो गति है ना उससे जुड़ा होता है। ज्वार भाटा आने के कारण या ज्वार भाटा के कारण सूर्य और चंद्रमा की जो गतिशील होती है, कम या ज़्यादा होती है ना, ये उससे जुड़ा होता है। और ऐसी मान्यता है ये सीधा सीधा लोगों की राशिफल से जुड़ा होता है, उसको प्रभावित करता है, और उसी को पंचांग कहते हैं। या वार्षिक कैलेंडर में भी इसका प्रकाशन होता है, और प्रतिदिन के समाचार पत्र में भी यह रोज का पंचांग आता है, उसी को पंचांग कहते हैं, ठीक है बच्चों। सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर लोगों की राशिफल जुड़े होते हैं, उसी को पंचांग कहते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं? सूर्य और चंद्रमा की गति जो ज्वार भाटा के कारण गतिशील होती है, कम या ज़्यादा होती है, उसे, और वह जो गति है ना वो लोगों के राशिफल से जुड़ी होती है, ऐसी मान्यता है, तो उसी को हम पंचांग कहते हैं, ठीक है। अब कभी आप देखना आपके घर के कैलेंडर में दिन का चौघड़िया, रात का चौघड़िया, शुभ लाभ, उद्वेग, चर, रोग, काल, ऐसे सब उसमें लिखा रहता है, उसे वो पंचांग है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अफ्रो अमरीकी से क्या आशय है? अफ्रो अमरीकी, अफ्रो मीन्स अफ्रीका, सीधा सीधा आप इसको समझे, अफ्रो मीन्स अफ्रीका। तो अफ्रीका के वे लोग जो उपनिवेश काल में किसी और देश में जाकर के बसे थे,
किसी कारण से, चाहे वो काम करने के लिए ले जाए गए हों या खुद मजबूरी से गए हों काम की तलाश में। तो ऐसे लोग जो अब अफ्रीका से जो लोग काम की तलाश में अमेरिका पहुंच गए थे ना, तो और वापस वो लौट करके अफ्रीका नहीं आए, वो अमेरिका में ही रह गए। अब जो गए थे वो तो इस दुनिया से चले गए, मर गए, लेकिन उनके वंशज वहीं अमेरिका में रह गए हैं। तो उन अफ्रीका के वो जो वंशज वहीं अमेरिका में रह रहे हैं ना, उनको हम एफ्रो अमरीकी कहते हैं। अब मैं आपको यहाँ बता दूँ कि आज भी अमेरिका में जो अफ्रीका के वंशज रह रहे हैं ना, उन्हें एफ्रो अमरीकी कहते हैं और जाति और रंग रूप के आधार पर उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता है। आज भी उन्हें अफ्रीका की पूरी तरीके से नागरिकता प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या है? तो बच्चों, ये वही एफ्रो अमरीकी लोगों से ही जुड़ा है। अमेरिका के वे लोग जो अफ्रीका के वंशज थे। कहाँ की बात हो रही? अमेरिका की। अमेरिका में रहने वाले वो लोग जो अफ्रीका के लोगों के वंशज है, उनकी पीढ़ी है ना, वे लोग, उनके साथ जाति और रंग रूप के आधार पर भेदभाव किया जाता था और इसी कारण से उन्होंने समानता के अधिकार के लिए जो आंदोलन चलाया उसी को अश्वेत शक्ति आंदोलन कहते हैं। ठीक है बच्चों, पूछा क्या है हमसे? अश्वेत शक्ति आंदोलन। अश्वेत मतलब काले लोग, तो अफ्रीका के लोगों को वो रंग या जाति के आधार पर उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और उन लोगों ने समानता के लिए जो आंदोलन किया था उसी को अश्वेत शक्ति आंदोलन कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। सतत पोषणीय विकास क्या है? क्या सतत पोषणीय विकास क्या है? हाँ, तो बच्चों, सतत पोषणीय विकास की बात जब हम करते हैं तो एक ऐसा विकास या एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया की बात होती है जिसमें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हम अपनी वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने विकास के कार्य को निरंतर करते रहें। ठीक है, हमारा विकास का कार्य निरंतर चलता रहे, लेकिन उससे पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचे। ऐसी स्थिति या ऐसी धारणा को या ऐसी प्रक्रिया को हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ठीक है बच्चों, सतत पोषणीय विकास यानी पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हम हमारी वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास के जो कार्य है उनको निरंतर करते चलें, उसे हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निरंकुशवाद से क्या आशय है? निरंकुशवाद मतलब एक ऐसा शासन जो इसमें जो शासक है वो निरंकुश है, वो सिर्फ अपने हित का, अपने भले का ध्यान रखता है, वो प्रजा की भलाई के लिए कोई कार्य नहीं करता है, प्रजा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता है, उसको हम निरंकुशवाद कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है जैव विविधता क्या है? जैव मतलब जीवन। तो बच्चों, इस इतनी बड़ी धरती पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मानव सभी अपना अपना जीवन जी रहे हैं और सभी के जीवन में बहुत सारी भिन्नताएं हैं और इस भिन्नता के साथ भी इस प्रकृति में सब ने अपना एक संतुलन बना के रखा है, उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन के आंसर जिस प्रकार से मैंने समझाए वो समझ में आए होंगे। आप इन्हें बार बार दोहरा करके सुने, बार बार रिपीट करके सुनते चले और सुन करके उनके उत्तरों को लिखने का प्रयास करें। ठीक है बच्चों, तो हम बहुत जल्दी मिलेंगे फिर से। धन्यवाद।